तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लोहियास कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पे। मैं हूं सनी लोहिया और आप हैं मेरे साथ क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, तो हम पिछले पार्ट में कुछ टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। अब जो शेष टॉपिक है वो हम इस सेशन में क्लियर करेंगे। चलो देखते हैं कि हम कहाँ पे पहुंचे थे। हम पहुंचे थे पीएच स्केल में। तो पीएच से संबंधित कुछ तथ्य हैं जो आपको पता जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो पीएच से संबंधित जैसे कि हमारे पाचन तंत्र में अम्लता के हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए। मतलब अम्लता कब होगी? जब हमारे पाचन तंत्र का पीएच वैल्यू 7 से कम है, मतलब वो क्या हो गया है, अम्लीय। तो अम्लता होने पर क्या होता है? गैस की प्रॉब्लम। ठीक है, तो तब आप क्या यूज करते हैं? आप तब एंटासिड प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एंटासिड क्या होती है? जो हमें अम्लता को दूर करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो अम्लता को दूर करने में सहायता प्रदान करने वाली क्षारक होते हैं। ठीक, वो कैसे? तो हम देखते हैं। हमने पढ़ा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल और क्षारक मिलकर क्या करते हैं? लवण और जल बनाते हैं। लवण और जल बनाते हैं, मतलब कि अगर हमारे पास क्षारक है उसमें हम अम्ल मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? वो उदासीन हो जाएगा। उदासीन हो जाएगा और लवण देगा। ठीक है, और अगर हमारे पास अम्ल है तो हम उसमें क्या मिलाएंगे? क्षारक मिलाएंगे उसको उदासीन करने के लिए, और हमें क्या प्राप्त होगा? लवण। ठीक हो गया? इतना आपको समझ आया? तो ठीक है, तो हमारे पेट में भी अम्लता के होने पर हम क्या करते हैं? दुर्बल क्षारकों, प्रबल नहीं, दुर्बल क्षारक। ठीक है, दुर्बल क्षारकों का प्रयोग करते हैं जिस कारण हमें अम्लता से राहत मिलती है। ठीक, और उन्हें कहते हैं हम एंटासिड। ठीक हो गया, एंटासिड। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे एंटासिड क्या हो सकते हैं? बेकिंग सोडा ले सकते हैं आप, जो घर पे बेकिंग सोडा होता है वो यूज कर सकते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, ये यूज कर सकते हैं आप एंटासिड के रूप में। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं पीएच से संबंधित है कुछ तथ्य, जैसे कि नेटल देखा होगा आपने पहाड़ों में। नेटल, नेटल कहते किसे हैं? बिच्छू घास को। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, बिच्छू घास। तो जब भी हमारे हाथ पांव या शरीर के किसी भी अंग में बिच्छू घास टच हो जाती है तो तब क्या होता है? हमारे शरीर में छोटे छोटे लाल रंग के चकत्ते उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक, तो उसके उपचार के लिए क्या करना चाहिए? तब भी हम क्या करेंगे? वहां पे बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि जब नेटल हमारे किसी भी अंग को टच करता है ना, तो वो क्या श्रावित करता है? वो श्रावित करता है अम्ल। और वो कौन सा अम्ल होता है? वो होता है मेथेनॉइक अम्ल। ठीक है, मेथेनॉइक अम्ल। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि हम बेकिंग सोडा का प्रयोग क्यों करते हैं। बेकिंग सोडा क्या है? एक दुर्बल क्षारक। दुर्बल क्षारक है ना। अगर ये दुर्बल क्षारक है और ये हमारे पास अम्ल है, ये भी दुर्बल अम्ल ही होता है, ऐसा नहीं कि प्रबल अम्ल है। ठीक, तो जब ये अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? लवण। मतलब कि यहाँ पर अम्लता को ये कौन? दुर्बल क्षारक उदासीन कर देगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये भी आपको क्लियर हो चुका है कि नेटल का जब डंक लगता है, या आप कह सकते हैं बिच्छू घास जब हमारे किसी अंग को छू जाती है, तो तब उसके उपचार के लिए क्या किया जाता है? किसी भी दुर्बल क्षारक का प्रयोग किया जाता है अंग के उस हिस्से में। ठीक है, और बाकी कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें जो अम्ल होते हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है। वो कुछ इंपॉर्टेंट है, तो देख सकते हैं आप। जैसे कि चींटी या मधुमक्खी, मधुमक्खी या नेटल। ठीक है, नेटल के डंक में, नेटल का भी डंक ही मानो उसे। ठीक, जरूरी नहीं कि डंक कहें उसे। मतलब नेटल में छोटे छोटे क्या होते हैं? छोटे छोटे सुई टाइप के उसके बाल होते हैं, जिसे हम उसका डंक कह सकते हैं। तो नेटल के डंक में क्या होता है? मैथेनोइक एसिड। ठीक है, मैथेनोइक एसिड। और कोई भी खट्टे फल, जैसे कि संतरा ले सकते हैं आप, या नींबू कह सकते हैं आप खट्टे फलों में। इनमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, सिट्रिक एसिड। और कौन से होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में होता है टॉर्टरिक अम्ल। ठीक है, टॉर्टरिक अम्ल। और टमाटर में होता है तुम्हारा ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक
अम्ल, ठीक है। और कुछ छूटे हैं जैसे कि सेब। सेब में कौन सा अम्ल होता है? सेब में होता है मैलेइक अम्ल, मैलेइक अम्ल, ठीक है ना। और बाकी कुछ छूटे हैं तो मुझे लगता है कोई एक चीज छूट गया कि सिरका। सिरका आपने देखा होगा, आप चाउमीन तो बहुत खाते होंगे, तो चाउमीनों में क्या पड़ता है? सिरका। और उस सिरके में कौन सा अम्ल होता है जिस कारण वो खट्टा होता है? तो इसमें होता है हमारा एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक, या इसको क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल, ठीक है ना। एथेनॉइक या एसिटिक अम्ल। तो मुझे लगता है कि जो इतनी चीजें मैं बता चुका हूँ आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको आप ज़रूर ध्यान रखें और उसको बार बार रिवाइज भी करें और उससे पहले यहाँ पढ़ लें, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं चलता हूँ अगले टॉपिक पे। तो ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि है जिनमें से है एक प्रश्न आता है आपके एग्जाम में कि H प्लस आयन, ध्यान से सुनना, H प्लस आयन विलयन की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? विलयन की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ठीक है, किस प्रकार प्रभावित। अगर आपको मेरी भाषा, मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। तो H प्लस आयन विलयन की प्रकृति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यह आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है प्रश्न। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि H प्लस आयन अगर किसी विलयन में है तो उसका मतलब है क्या, ठीक है। तो H प्लस आयन कौन रिलीज करता है? हमेशा जलीय विलयन में H प्लस आयन कौन देता है? अम्ल देते हैं, ठीक। तो मतलब कि अगर किसी विलयन में H प्लस आयन अधिक है तो वह विलयन किस प्रकृति का है? वो अम्लीय प्रकृति का है। अगर H प्लस आयन विलयन में कम है तो वो किस प्रकृति का है? वो क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि H प्लस आयन अधिक, तो विलयन, विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय, ठीक है। और H प्लस आयन अगर कम मात्रा में है, वो कम अम्लीय कह सकते हो आप, कम अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का हो सकता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वह है कि किसी क्षारीय विलयन में H प्लस आयन उपस्थित होते हैं या नहीं? अगर होते हैं तो वह विलयन क्षारीय क्यों कहलाता है, ठीक है। तो एक बात बता दूं आपको, प्रश्न का मतलब क्या है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसी क्षारीय विलयन में, लिख देता हूं मैं, किसी क्षारीय विलयन में H प्लस आयन उपस्थित होते हैं या नहीं, होते हैं या नहीं, ठीक है। ये पूछा है पहला प्रश्न इसमें। और अगर हाँ, अगर हाँ मतलब अगर उपस्थित होते हैं, अगर हाँ तो वह विलयन क्षारीय क्यों होता है, और विलयन क्षारीय क्यों होता है, क्यों होता है। तो ठीक है, हम जानते हैं कि कोई भी क्षारीय विलयन होता है तो उसमें H प्लस आयन उपस्थित होते हैं या नहीं, ठीक। तो मैं आपको आंसर बता दूं इसका, क्या है कि किसी भी क्षारीय विलयन में H प्लस आयन उपस्थित होते हैं। आप तो सोच रहे हो कि क्षार क्या करता है? किसी भी जलीय विलयन में OH माइनस आयन उत्पन्न करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेन बात ये है कि जो क्षार OH माइनस आयन उत्पन्न करता है ना, वो बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न करता है, लेकिन वहाँ पे H प्लस आयन भी उपस्थित होते हैं, लेकिन वो क्या, उनकी संख्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा कम होती है, जिस कारण क्या होता है, ये विलयन क्षारीय विलयन कहलाता है, ठीक है। मुझे लगता है आप ये समझ चुके होंगे कि कोई भी क्षारीय विलयन में H प्लस आयन उपस्थित होते हैं या नहीं, अगर होते हैं तो क्षारीय विलयन क्यों कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये जान लें, जो क्षार होता है या क्षारक होता है, जब घुलकर क्या रिलीज करता है? OH आयन, ठीक है।
आयन किसमें कर रहा है, और अधिकता में कर रहा है, ठीक। लेकिन H प्लस आयन भी उत्पन्न कर रहा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, ठीक है। बहुत कम मतलब नगण्य मान सकते हैं आप, या नगण्य से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक। तो हम कह सकते हैं हाँ, किसी भी क्षारीय विलयन में H प्लस आयन उपस्थित होते हैं, लेकिन उनके अपेक्षा OH माइनस आयनों की संख्या या OH माइनस आयनों की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस कारण वह विलयन क्षारीय प्रकृति का होता है, ना कि अम्लीय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। एक और क्वेश्चन है आपका कि अगर कोई किसान अपने खेत में कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक के पाउडर को डालता है, तो वह ये काम क्यों कर रहा है, ठीक है। तो वह ये काम इसलिए कर रहा है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैल्शियम ऑक्साइड क्या होते हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, ठीक है, जिन और इन्हें कहते हैं क्षारीय ऑक्साइड। तो ये क्षारीय प्रकृति के हैं। अब देख लो यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो डाल रहा है किसान। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक क्षारीय लवण है, ठीक। अब तीसरी बात आती है चौक। चौक पाउडर भी क्षारीय प्रकृति का है। अगर ये सब क्षारीय प्रकृति के हैं और वो अपने खेत में इन क्षारीय प्रकृति के पदार्थों को डालता है, इसका मतलब कि उसके खेत में क्या हो चुका है, अम्लीय प्रकृति बढ़ चुकी है। तो अम्लीय प्रकृति को उदासीन करने के लिए हम उसमें मिलाते हैं क्षार, ठीक है, या क्षारक। उससे क्या होता है, वो उदासीन होकर लवण बना देते हैं, ठीक है ना। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि कोई भी किसान अपने खेत में कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चॉक पाउडर क्यों डालता है, ठीक है। वो इसलिए डालता है क्योंकि उसके खेत की प्रकृति अम्लीय हो चुकी है, जिस कारण वो उसे उदासीन करने के लिए इन सभी क्षारकीय पदार्थों को अपने खेत में डालता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे ब्लीचिंग पाउडर, धोने का सोडा, खाने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के, और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, इन 4 टॉपिकों में से, ठीक है। तो वो ध्यान से सुनना, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। हम एक पदार्थ में उपस्थित अम्ल को पढ़ना भूल गए थे, वो मैं आपको बता दूँ, जो हमारे घरों में यूज़ होती है, दही, ठीक है। दही में कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि दही में कौन से बैक्टीरिया उपस्थित होते हैं, लैक्टोबैसिलस। तो वो कौन सा अम्ल रिलीज करते हैं, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, ये ध्यान रखना आप। और अब हम चलते हैं अगले टॉपिक्स पे। अगला टॉपिक है हमारा क्लोर क्षार रिएक्शन, ठीक है। क्लोर क्षार रिएक्शन क्या होती है, क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं इसे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया, तो मैं आपको बता दूं, जब भी NaCl के जलीय विलयन में, ठीक है, NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा, ठीक है। तो NaCl इसमें टूट जाता है, ये होता है NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 के फॉर्म में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये रिएक्शन समझ आ गई है, और रिएक्शन से ही परिभाषा भी बनती है। तो परिभाषा यहाँ क्या बन रही है कि जब भी NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो बनने वाले उत्पाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH होते हैं, और उसके साथ कौन कौन रिलीज होते हैं, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। वो क्यों कहलाती है, वो मैं आपको बता दूं। ये क्या है, यहाँ पे क्लोरीन मिल रहा है हमें, ठीक है, यहाँ पे हमें क्लोरीन मिल रहा है, और ये क्या है, ये हमारे पास क्षार है, ठीक है। तो इस कारण इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, क्लोर क्षार अभिक्रिया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि लिखाने की जरूरत है नहीं, आपको समझ आ गया होगा। रिएक्शन से ही परिभाषा तैयार होती है। तो अगर आपको रिएक्शन समझ आ गई है, तो परिभाषा भी आपको जरूर आ गई होगी। वो कैसे, फिर से बता दो अंत में, कि जब भी NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड व क्लोरीन गैस बनती है। तो इस अभिक्रिया को सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार और क्लोरीन के बनने के कारण ही क्लोर क्षार अभिक्रिया
कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है भाई? ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है भाई? तो सबसे पहले हम जान लें ब्लीचिंग पाउडर होता क्या है। ब्लीचिंग पाउडर आपने सुना होगा, जब कोई शहरों में रहते हैं तो शहरों में होता क्या है कि उनके वहाँ जो पानी होता है ना, वो टंकियों से आता है, बड़ी-बड़ी जो सरकारी टंकियाँ होती हैं। उन टैंक में क्या डाला जाता है? ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्यों डाला जाता है? क्योंकि जो पीने वाला पानी है, उसको रोगाणु मुक्त बना सकें। ठीक है? अब इसको हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर को लाल दवा भी कहते हैं, लाल दवा। ठीक है? तो लाल दवा तैयार कैसे होती है भाई? देखते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है, तो हमें प्राप्त होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaOCl2। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्लस हमें क्या मिलता है? H2O। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये रिएक्शन आपको समझ आ गई है। होता क्या है? ब्लीचिंग पाउडर तैयार कैसे होता है? जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, तो आप इस रिएक्शन को दिखा दें, वो समझ जाएगा कि आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे। ठीक है, इसका जो प्रचलित नाम है वो क्या है? एक तो हो गया ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, या लाल दवा। ठीक है, लाल दवा। और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पे ये है कि इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका प्रचलित नाम क्या है। इसे कहते हैं हम प्रचलित नाम, जो आम भाषा में हम इसे जानते हैं इस नाम से, प्रचलित नाम। और ये है रासायनिक नाम, रासायनिक नाम किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ब्लीचिंग पाउडर आपको समझ आ गया कि वो कैसे तैयार होता है। अब हम आते हैं इसके उपयोग में। उपयोग, तो ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या उपयोग होते हैं भाई? पहला उपयोग तो ये होता है कि कभी भी आपने घर पे देखा होगा, अगर किसी भी कपड़ों में दाग लग जाता है, तो अगर आप उसमें ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करें, तो वो उन दागों को हटा देता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि कपड़ों से दाग हटाने के लिए, कपड़ों से दाग धब्बे हटाने के लिए, दाग धब्बे हटाने के लिए विरंजक के रूप में, ठीक है, विरंजक मतलब जो कलर को उड़ा देता है, ठीक है, के रूप में। पहला इस्तेमाल तो ये हो गया इसका। दूसरा इस्तेमाल क्या हो सकता है? पीने वाले जल को, पीने वाले जल को बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मुक्त बनाने के लिए, बैक्टीरिया मुक्त बनाने के लिए किसके रूप में? रोगाणुनाशक के रूप में, रोगाणुनाशक के रूप में किसका उपयोग होता है? ब्लीचिंग पाउडर का, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये पता चल चुका है कि ब्लीचिंग पाउडर तैयार कैसे होता है और ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग क्या क्या होते हैं। तो अगर आपको समझ आ गया तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर अब हम समझ चुके हैं कि वो होता क्या है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग आप घर पे यूज करते होंगे, बेकिंग सोडा घर पे यूज किस रूप में होता है? हम कोई केक बनाते हैं तब यूज़ करते हैं, जब हम पकौड़ियाँ बनाते हैं तब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये बनता कैसे है भाई, ये पता होना चाहिए हमें। बेकिंग सोडा कैसे बनता है? जब NaCl की क्रिया ना, NaCl की क्रिया H2O मतलब जल व कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से कराई जाती है। ठीक है, तो क्या बनता है? तब बनता है हमारा NaHCO3। ठीक है, प्लस NH4Cl। ठीक, तो यहाँ पर जो ये पदार्थ बन रहा है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा। ठीक, बेकिंग सोडा।
या इसे और दूसरे नाम से भी बोलते हैं खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, ठीक है ना। और इसका ये कौन सा नाम है, प्रचलित नाम, जिसको मतलब हम आम भाषा में जानते हैं, ठीक। और दूसरा पदार्थ जो है ये हमारे किसी उपयोग का नहीं है, तो हम किसका उपयोग करते हैं यहाँ, बेकिंग सोडा का। और हमें तो चाहिए ही ये था, इसलिए हमने ये अभिक्रिया कराई और हमें क्या प्राप्त हो गया, बेकिंग सोडा प्राप्त हो गया। और इसका रासायनिक नाम होता है क्या, चलो मैं आपको बता दूं, इसका रासायनिक नाम होता है, ये देखो यहीं से पता चल रहा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसको एक और नाम से जानते हैं हम, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ये आपको पता होने चाहिए इनके रासायनिक नाम और प्रचलित नाम, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अब आते हैं हम इनके उपयोग में। तो मुझे लगता है कि इसकी परिभाषा बताने की जरूरत है नहीं, परिभाषा के रूप में आप इसको परिभाषित कर सकते हैं खुद से, क्योंकि आपको रिएक्शन पता चल चुकी है, रिएक्शन की ही भाषा हमने लिखनी होती है परिभाषा में। तो हम क्या कह सकते हैं कि बेकिंग सोडा कैसे तैयार होता है, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया से कराई जाती है तो हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है, और यही पदार्थ क्या कहलाता है, बेकिंग सोडा कहलाता है, या इसे खाने वाला सोडा भी कहते हैं। और इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। अब आते हैं इसके उपयोग, इसके उपयोग क्या क्या होते हैं भाई, तो चलो जान लेते हैं। सबसे पहला उपयोग तो आपने अपने घरों में ही देखा है, क्या, केक, पाव रोटी भी कह सकते हैं, ठीक है, बंद कहते हो जिसे आप, पाव रोटी, या खस्ता पकौड़े बनाने में, खस्ता पकौड़े बनाने में किसका उपयोग होता है, बेकिंग सोडा का। और दूसरा उपयोग क्या कह सकते हैं आप, अच्छा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, कभी भी आपको गैस की प्रॉब्लम हो जाए तो आप किसका उपयोग करते हैं, एंटासिड का। एंटासिड क्या होते हैं, दुर्बल क्षारक होते हैं। तो बेकिंग सोडा भी क्या है, एक दुर्बल क्षारक है, तो हम इसका उपयोग किसके रूप में कर सकते हैं, एंटासिड, एंटासिड के रूप में, ठीक है, ये रूप। तो ठीक है, हमें दो उपयोग तो पता चल गए। तीसरा उपयोग बता दूं आपको, इसका उपयोग और क्या हो सकता है, अग्निशामक के रूप में, अग्निशामक के रूप में, ठीक है। अग्निशामक क्या होता है, जो आग को रोक देते हैं, आग को रोक देते हैं मतलब किसी जगह पर आग लगी है तो आप वहां पे बेकिंग सोडा डालें तो वो आग बुझ जाएगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको बेकिंग सोडा पता चल चुका है कि बेकिंग सोडा तैयार कैसे होता है और इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धोने का सोडा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धोने का सोडा, या धावन सोडा भी कहते हैं इसे, धावन सोडा। ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। धोने का सोडा कैसे तैयार होता है, कोई पूछे तो बता देना भाई, सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जब जल के 10 अणुओं से कराई जाती है, 10H2, तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O, ठीक है। इसे ही हम क्या कहते हैं, धोने का सोडा या धावन सोडा, ठीक है। इसका प्रचलित नाम है, प्रचलित नाम क्या है, इसका प्रचलित नाम धोने का सोडा या धावन सोडा, ठीक है। और इसका रासायनिक नाम है, देखो रासायनिक नाम तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये इतना हिस्सा क्या है, यह है सोडियम कार्बोनेट, इतना हिस्सा क्या है, जल का, ठीक है, जिसे हम हाइड्रेट कहते हैं। तो यहाँ पे कितने अणु हैं, 10, और 10 को किस भाषा में पढ़ते हैं गणित के रूप में, डेका, ठीक। तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट। तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि धोने का सोडा कैसे तैयार होता है, तो जब सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जल के 10 अणुओं से कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं,
धोने का सोडा या धावन सोडा। ठीक है, अब आते हैं हम इसके उपयोग पे। तो इसके उपयोग क्या होते हैं भाई, उपयोग जान लेते हैं। तो इसका पहला उपयोग, नाम से ही पता चल रहा है धोने का सोडा। किस चीज़ में करेंगे हम इसका उपयोग? हम इसका उपयोग घर में कपड़ों की सफाई या घरों की सफाई के लिए इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग कपड़ों तथा घरों की सफाई, घरों की सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है, के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग क्या हो सकता है इसका? दूसरा उपयोग इसका ये होता है कि जो कठोर जल होता है ना, अब कठोर जल क्या होता है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। कठोर जल, कठोर जल वह जल होता है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो कठोर जल क्या होता है? जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। और कठोर जल को मृदु करने के लिए, मतलब कठोर जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए, मृदु मतलब मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अब तीसरा पॉइंट है इसका, इसका उपयोग और तीसरी जगह कहाँ होता है? कागज व साबुन उद्योगों में। ठीक है भाई, नाम से ही पता चल रहा है वो उद्योगों में, नाम से ही पता चल रहा है कि धावन सोडा है, मतलब कि साबुन किसके काम आता है? धोने के, कपड़े बर्तन या कुछ भी धोते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उपयोग होता है। ठीक, तो मुझे लगता है कि धावन सोडे का निर्माण और धावन सोडे के उपयोग वो क्या क्या होते हैं वो आप जान चुके हैं। और इनके रासायनिक नाम, प्रचलित नाम तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर ध्यान रख लेना। और ये किस प्रकार बनते हैं ये भी ध्यान रख लेना। और इनका उपयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका एग्जाम में 2 से 3 नंबर जरूर दिलाएंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगर आपको समझ आ गया तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? आपने घर पे देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है? आपने घरों में देखा होगा कि कभी भी कोई डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं छत में या घर की बाउंड्री में, वो किससे तैयार किए जाते हैं? उसे कहते हैं हम पीओपी। वो पीओपी क्या होता है? वो यही होता है भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका शॉर्ट फॉर्म है पीओपी। कहते हैं ना पीओपी करवानी है घर पे डिज़ाइन बनाने या छत पे डिज़ाइन बनाने, तो पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता कैसे है ये पता होना चाहिए आपको। तो जब भी जिप्सम को ना, जिप्सम एक पदार्थ होता है, जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, तो वो किस में टूट जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूट जाता है, प्लस जल प्रदान करता है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था? प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए था। अब हमें यहाँ पे इनका सूत्र पता होना चाहिए भाई। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, अगर हमने इसको क्या किया, 373 केल्विन तापमान पर गर्म कर दिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा पीओपी, और पीओपी का फॉर्मूला होता है CaO2 ठीक है, और हमें क्या प्राप्त होता है इसके साथ? जल। लेकिन जल के कितने अणु प्राप्त होंगे यहाँ पे? आधे तो यहाँ प्राप्त हो गए। अब 2 में से आधा माइनस करो तो कितना बचेगा? 3/2। ठीक, 3/2 जल हमें यहाँ इसके अणु प्राप्त हो चुके हैं। लेकिन हमें तो चाहिए क्या था? हमें चाहिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें मिल चुका है। इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी या इसको क्या कहते हैं हम? अर्ध हाइड्रेट भी कहते हैं, हेमी या अर्ध हाइड्रेट। अर्ध क्यों आया है वो आपको पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जल के अणु कितने हैं? आधे हैं। ठीक, और इसका प्रचलित नाम क्या है? प्रचलित नाम तो शुरू में ही लिख चुका हूँ मैं। प्रचलित नाम, प्रचलित नाम है इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ पीओपी। ठीक है, अब इसका निर्माण तो हमें पता चल गया। निर्माण कैसे होता है? जब जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब जिप्सम का जो रासायनिक नाम है ये भी आपको पता होना चाहिए।
प्रचलित नाम तो आपको पता चल गया, प्रचलित नाम इसका क्या है, प्रचलित नाम इसका है जिप्सम। और इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम है, ये देखो इतना हिस्सा है, यहाँ भी सेम है, तो मतलब कि इतना नाम सेम आ जाएगा। अगर आपको पीओपी का रासायनिक नाम पता है तो यहाँ से आप नकल कर सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट हमें इतना पता है, तो फिलहाल तो इतना लिख दो, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 को क्या कहते हैं, डाई, डाई हाइड्रेट। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए कि जिप्सम का प्रचलित नाम और रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्या होता है, पीओपी, और पीओपी का रासायनिक नाम ये होता है और प्रचलित नाम पीओपी होता है। ठीक है, अब एक यहाँ पे और अभिक्रिया है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे तैयार होता है, लेकिन कभी कभी अभिक्रिया उल्टी पड़ जाती है और आपके एग्जाम में भी पूछ दी जाती है कि जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट मतलब कि पीओपी की क्रिया जल से कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है हमें, हमें फिर से क्या प्राप्त हो जाता है, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक है, अब दो अणु को पूरा करने के लिए, मतलब संतुलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ संतुलित, तो सीधे सीधे क्या कर दो, ये कर दो जो हमने यहाँ अभिक्रिया में किया था। ठीक है, अभिक्रिया उलट गई है। ठीक, तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ आ गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता कैसे है और जिप्सम किसे कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इनके प्रचलित नाम क्या होते हैं, इनके रासायनिक नाम क्या होता है, ये सब आप जान चुके हैं। अब हम चलते हैं इनकी उपयोग में। ठीक है, उपयोग में आपने देखा होगा, आपके गांव में, आपके घरों के आसपास कभी भी किसी का हाथ या पाँव टूट जाता है, तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है, एक प्लास्टर हमारे हाथ पर लगा देता है। वो क्या होता है, वो पीओपी होता है। ठीक है, तो पीओपी का उपयोग कैसे होता है, डॉक्टर द्वारा, डॉक्टर द्वारा टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग होता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग होता है, पीओपी का। ठीक है, और दूसरा उपयोग क्या हो सकता है, आपने घर पे देखा है क्या होता है, हम क्या करते हैं पीओपी का, हम घरों में डिजाइन तैयार करते हैं, हम मूर्तियां तैयार करते हैं। ठीक, ये सारे उपयोग हो सकते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि मूर्ति, मूर्तियां वो खिलौने बनाने में, खिलौने बनाने में। ठीक है, दो उपयोग पता चल गया हमें। तीसरा उपयोग क्या हो सकता है यहाँ पे, कभी भी दीवारों पर हम पीओपी करवाते हैं तो क्यों करवाते हैं, इस कारण कि हमें सतह को चिकना करना है, तो दीवार व छत की सतह को चिकना करने के लिए। ठीक है, सतह को चिकना बनाने के लिए किसका उपयोग होता है भाई, पीओपी का। ठीक, तो मुझे लगता है कि आप समझ चुके हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रचलित नाम और रासायनिक नाम क्या है और जिप्सम क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग क्या होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, हम कर चुके हैं इस चैप्टर को एंड। ठीक, तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका आंसर दूंगा या एक वीडियो बना के दे दूंगा। तो आज के लिए थैंक यू, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ और नए चैप्टर के साथ। तो घर पे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।